अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। हमने बायोटेक्नोलॉजी शुरू करना है और बायोटेक्नोलॉजी में आज का जो लेक्चर होगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी स्पेशली, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये मैं कहता हूँ कि 100% इस टॉपिक मीन इस वाले लेक्चर से जो हम अभी डिस्कशन कर रहे हैं बोर्ड के पेपर में इससे क्वेश्चन आएगा, तो इसको बहुत ही अच्छे से आप लोगों ने प्रिपेयर करना है। मैं इसका ये लेक्चर अपलोड कर देता हूँ और फिर बाद में कुछ क्वेश्चंस भी हम डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इसी के साथ रिलेटेड, तो आप लोग ख़ुद को टेस्ट कर देंगे कि कितनी समझ आ गई है एंड सो ऑन। सो देखते हैं बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है, फिर पीसीआर क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या है। सो मैं शुरू कर देता हूँ बुक के अंदर क्या लिखा है। Biotechnology deals with the application of biology and biological concepts to science and engineering for the welfare of mankind। आसान अल्फाज में आप लोग ये बोल सकते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी असल में एक ऐसा सब्जेक्ट है या ये एक ऐसा फील्ड है जो कि वर्क कर रहा है किस पर्पस के लिए, वेलफेयर या बेनिफिट्स ऑफ मैनकाइंड के लिए, बेनिफिट्स ऑफ ह्यूमन के लिए वर्क कर रहा है। ये किस चीज़ को यूटिलाइज कर रहा है, ये बायोलॉजी और इंजीनियरिंग को एम्प्लॉय कर रहा है। बायोलॉजी एंड इंजीनियरिंग को यूज़ कर देता है, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को यूज़ कर देता है ताकि ह्यूमन को फ़ायदा प्रोवाइड कर दे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आप लोगों को आइडिया दूं कि इंसुलिन हार्मोन जो डायबिटीज़ के पेशेंट बॉडी में इंजेक्ट करते हैं वो कहाँ से आता है, बायोटेक्नोलॉजी से। जो वैक्सीन्स है वो कहाँ से आते हैं, बायोटेक्नोलॉजी की मदद से आते हैं। ग्रोथ हार्मोन हम जो सिंथेसाइज कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी की मदद से। बहुत सारी चीज़ें आप लोग बोलेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी बना सकता है, वो इस चैप्टर में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इट इज़ द क्रॉस रोड ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज विद अदर मेजर डिसिप्लिन ऑफ साइंस फ्रॉम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टू मैकेनिकल इंजीनियरिंग। बायोटेक्नोलॉजी के हवाले से आपको ये बताया जा रहा है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजिकल साइंसेज या बायोलॉजी इंक्लूड नहीं है। जब आप इंसुलिन हार्मोन बनाएंगे तो जाहिर सी बात है आपको उसमें कुछ टूल्स यूज़ करने पड़ेंगे, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करने पड़ेंगे जो कि आपके लिए इंजीनियरिंग वालों ने बनाए होंगे। सो लिखा है कि ये एक क्रॉस रोड है, ये बहुत सारे सब्जेक्ट्स को मर्ज करके क्या कर रहा है, बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहा है ह्यूमन को। मैंने आप लोगों को बताया बेनिफिट्स हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट बायोलॉजी को नहीं जाता। अब बायोलॉजिकल प्रोसेसेस डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह के अंदर करवा रहे होते हैं और उसका कोई फ़ायदा उठाते हैं, तो इसी को हम बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं। द हिस्ट्री ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इज़ एज ओल्ड हिस्ट्री ऑफ मैन। ज़ाहिरी सी बात है, आप लोग देख लेना कब से ह्यूमन फर्मेंटेशन का प्रोसेस करता आ रहा है, ये बायोटेक्नोलॉजी में इंक्लूड है। योगर्ट फॉर्मेशन कब से ह्यूमन करता आ रहा है, ये बायोटेक्नोलॉजी में इंक्लूड है। सो लिखा है कि बायोटेक्नोलॉजी काफ़ी पुराना सब्जेक्ट है, बहुत ही अर्लियर टाइम्स का एक फील्ड है जो कि ह्यूमन करता आ रहा है। When the first human being realized that they could plant their own crop and breed their own animals, they learned to use biotechnology। ओन क्रॉप का मतलब कि जब ह्यूमन ने सेल्फ पोलिनेशन का प्रोसेस इंटेंशनल करना शुरू कर दिया, इसी के साथ साथ एनिमल्स, डिफरेंट एनिमल्स के ब्रीड बनाना शुरू कर दिया, उनके वैरायटी को मिक्स करना शुरू कर दिया। ये सारे के सारे क्लासिकल बायोटेक्नोलॉजी या ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आते हैं। But the term biotechnology was introduced by the end of 20th century। कंसेप्ट काफ़ी पुराना है, कंसेप्ट काफ़ी अरसे से चलता आ रहा है, लेकिन आप लोग डिस्कस करेंगे कि ये जो सब्जेक्ट हमने बनाया है ये अभी अभी हमने बनाया है। बुक में डिस्कस किया है कि ये जो बायोटेक्नोलॉजी लफ्ज़ है ये 20th सेंचुरी में हमने इंट्रोड्यूस किया है। ये आसान सा जस्ट इंट्रोडक्शन है, आपको बताया जा रहा है कि ये सब्जेक्ट क्या है, कब से आया है, कब से ये था एंड सो ऑन। सिंपल सी बातें हैं। Nowadays the field of biotechnology become a vast field, but this chapter touches a brief part of biotechnology called genetic engineering। ये सिंपल सा एक सेंटेंस है कि बायोटेक्नोलॉजी में सबसे इम्पॉर्टेंट फील्ड आजकल कौन सा चल रहा है, जेनेटिक इंजीनियरिंग चल रहा है, जो कि हम पढ़ेंगे। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है,
which deals with manipulation or alteration in genetic material of an organism। आप लोग बोलेंगे कि जेनेटिक इंजीनियरिंग बायोटेक्नोलॉजी के अंदर एक ऐसा फील्ड है, एक ऐसा टेक्निक है जिसमें हम मॉडिफिकेशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल कर रहे होते हैं, जिसमें हम जीन किसी ऑर्गेनिज्म के या डीएनए किसी ऑर्गेनिज्म का मॉडिफाई कर रहे होते हैं, चेंज कर रहे होते हैं, या उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं डिफरेंट पर्पस के लिए। सो आसान अल्फाज में अंदाज में आप लोग यही अंडरस्टैंड करेंगे कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का जो मेजर पर्पस है वो क्या है, डीएनए को मॉडिफाई करना, डीएनए को चेंज करना, जीन को यूज़ करना डिफरेंट पर्पस के लिए, प्रोटीन बनाने के लिए एंड सो ऑन। सो जेनेटिक इंजीनियरिंग हर वक्त डीएनए के साथ डील कर रहा होता है। अब हमने ये डिस्कस करना है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग तो डीएनए या जेनेटिक मटेरियल या जीन्स के साथ डील कर रहा होता है, तो हमने ये अंडरस्टैंड करना है यहाँ पर कि जब भी हम जीन के कॉपीज़ बनाते हैं वो हम कैसे बनाएंगे। क्लोनिंग ऑफ जीन्स का मतलब होगा जीन के कॉपीज़ बनाना। जाहिर सी बात है कि जब आपको जीन चाहिए होगा तो ज़्यादा लार्ज नंबर में चाहिए होगा ताकि उस पर कुछ ना कुछ आप लोग परफॉर्म कर सके, उससे कोई प्रोडक्ट बना सकते। सो हमने ये डिस्कस करना है कि जीन के कॉपीज़ कैसे बनाए जाते हैं, क्लोनिंग ऑफ जीन्स कैसे किया जाता है। सो इस पर्पस के लिए आप लोगों की बुक में डिस्कस किया है कि क्लोनिंग ऑफ जीन इज़ द एक्ट ऑफ मेकिंग कॉपीज़ और क्लोन ऑफ सिंगल जीन। ये तो सिंपल सा एक डेफिनेशन है कि जब भी आप जीन के कॉपीज़ बनाते हैं तो इसको हम क्लोनिंग बोलते हैं। Once a gene is identified and cloned, it can be used in many areas of biomedical and industrial research। जीन के आपने कॉपीज़ बना दिए ना, आपने उनको क्लोन कर दिया, तो आप इसको डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। आप अगर कोई डिजीज़ या जेनेटिक डिसऑर्डर है उसको आइडेंटिफाई करना चाहे उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। आप अगर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स वगैरह बनाना चाहते हैं, लार्ज अमाउंट में उस जीन से कोई प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम आगे देखेंगे कि इंसुलिन हार्मोन लार्ज अमाउंट में इंडस्ट्री के अंदर कैसे प्रोड्यूस किया जाता है। देयर आर 2 पॉसिबल वेज ऑफ क्लोनिंग ऑफ जीन। जीन के कॉपीज़ आप बनाते हैं 2 डिफरेंट तरीक़ों से। आपके पास 2 तरीक़े हैं, उसकी मदद से आप जीन के कॉपीज़ बना सकते हैं। एक को हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और दूसरे को हम बोलते हैं पीसीआर। दोनों आप लोग याद रखेंगे कि ये किस पर्पस के लिए होते हैं, जीन के कॉपीज़ बनाने के लिए यूज़ होते हैं, क्लोनिंग ऑफ जीन्स करने के लिए यूज़ होते हैं। हमने 1 मिनट में यहाँ पर इन दोनों के बीच में डिफरेंस पढ़ना है कि ये क्यों 2 अलग अलग तरीक़े होते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आप लोग बोलेंगे कि ये कॉम्प्लेक्स मेथड है और इसमें आपको लिविंग सेल्स को यूज़ करना पड़ेगा। आप समझिए कि बैक्टीरिया को यूज़ करना पड़ेगा या किसी ऑर्गेनिज्म को यूज़ करना पड़ेगा। इट इज़ मोर कॉम्प्लेक्स मेथड दैट एम्प्लीफाइज डीएनए इन द लिविंग सेल। कॉम्प्लेक्स है, इसमें काफ़ी सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, काफ़ी सारे कंडीशन आपको स्पेशल देने पड़ेंगे। किस पर्पस के लिए, डीएनए की कॉपी बनाने के लिए, उसको एम्प्लीफाई करने के लिए, एम्प्लीफाई मीन उसका नंबर बढ़ाने के लिए, जीन बढ़ाने के लिए। और जो दूसरा प्रोसीजर होता है उसको हम पीसीआर बोलते हैं। ये सिंपल मेथड होता है। सिंपल मेथड होने के साथ साथ ये फास्टर है, ये जल्दी जल्दी आप समझे आपके लिए कॉपी बनाता है। और ये इन विट्रो प्रोसीजर होता है। इन विट्रो मीन लैब के अंदर ये प्रोसीजर आप कर रहे होते हैं, ग्लास के अंदर आप ये प्रोसीजर कर रहे होते हैं। इसमें आप लिविंग सेल्स यूज़ करते हैं तो इसके साथ ब्रैकेट में लिख के कि ये इन वाइवो प्रोसीजर है, और इसमें आप ग्लास यूज़ करते हैं, लैब के अंदर सारे का सारा प्रोसेस हो रहा होता है, तो आप इसको इन विट्रो प्रोसीजर बोलते हैं। ये वाला थोड़ा सा स्लो है और ये वाला आप बोलेंगे कि फास्ट होता है, इंतहाई ज़्यादा तेज़ होता है। It is done when gene cloning is required at industrial scale। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हमेशा हम तब यूज़ करते हैं जब हमें बहुत सारे जीन के कॉपीज़ चाहिए होते हैं, मिलियंस में हमें कॉपीज़ चाहिए होते हैं। आप समझे कि इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री के अंदर बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्ट बनाना है और लोगों को सप्लाई करना है, तो हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पर रिलाई करते हैं।
लेकिन पीसीआर कॉमनली हम कर रहे होते हैं रिसर्च पर्पस के लिए, स्मॉल स्केल पे हम कर रहे होते हैं। आप अगर जीन के कॉपीज़ बनाना चाहते हैं और आप क्या कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं लैब में, तो इस पर्पस के लिए आप पीसीआर यूज़ कर सकते हैं और उसके स्मॉल स्केल पे बहुत सारे कॉपीज़ बना सकते हैं। इसका जो प्रोसेस है ये भी फास्ट होगा, ये थोड़ा सा स्लो होगा, इसको स्पेस भी ज़्यादा चाहिए और इसके लिए आपको स्पेस बहुत ज़्यादा कम चाहिए होता है। डिफरेंसेस काफ़ी सारे हैं, लेकिन हमने यहाँ पर बहुत सारा टाइम जो है वो इसको नहीं देना। हम आगे बढ़ते हैं और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इस वाले लेक्चर में शुरू करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हमारी डिस्कशन होगी फिर पीसीआर। सो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के टूल्स देखते हैं, फिर टूल्स के साथ साथ इसका प्रोसेस देखते हैं, तो काफ़ी लॉन्ग लेक्चर होगा, आप लोगों ने गौर से सुनना है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी डेफिनेशन ऑलरेडी आप लोगों को पता चल गया है कि ये एक ऐसा मेथड है जो कि जीन के कॉपीज़ बनाने के लिए रिक्वायर्ड होता है, जो कि डीएनए के कॉपीज़ बनाने के लिए रिक्वायर्ड होता है। सो हम इस पे डिस्कशन करते हैं कि ये कॉपीज़ कैसे बना रहा होता है। Recombinant DNA technology is a series of procedures that are used to join DNA segment from different sources. ये एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें हम क्या कर रहे होते हैं, एक सेल से एक डीएनए लेते हैं, सपोज करते हैं बैक्टीरिया से ये वाला डीएनए लेते हैं और दूसरे सेल से हम ये वाला डीएनए लेते हैं और इन दोनों के दोनों डीएनए को हम कंबाइन कर देते हैं। जब ये कंबाइन हो जाता है ना, तो इसको हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ये दो डिफरेंट सोर्सेस का डीएनए है और आपने इसको क्या कर दिया है, ज्वाइन कर दिया है। इस डीएनए को हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोलते हैं, जो कि आगे जाके इसी लेक्चर के अंदर इसका जिक्र दोबारा आएगा। दिस इज इन वाइवो मेथड इन विच इज यूज्ड व्हेन जीन क्लोनिंग इज रिक्वायर्ड एट इंडस्ट्रियल स्केल। मैंने आप लोगों को बताया है अभी कि इसमें आप लिविंग सेल्स यूज़ करते हैं बैक्टीरिया की मदद से आपने जीन के कॉपीज़ बनाने हैं, तभी हम इसको इन वाइवो मेथड बोलते हैं। और आप लोगों ने याद रखना है, अभी मैंने बोला है कि आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं वो इंडस्ट्रियल स्केल पे, लार्ज स्केल पे आप चाहते हैं कि ज़्यादा चीज़ें मेरे पास प्रोड्यूस हो जाए, तभी आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कर रहे होते हैं। The main advantage of this method is the production of product of gene beside copies of gene. नॉर्मली आप देखें ना कि यहाँ पर आपने एक डीएनए लिया है और उसके साथ दूसरे डीएनए किसी और ऑर्गेनिज्म के डीएनए का सेगमेंट ऐड कर दिया है। जब आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के साथ इसको ट्रीट करते हैं तो इस जीन के, ये वाला जो जीन आपको नज़र आ रहा है, इसके भी बहुत सारे कॉपीज़ बन जाएंगे। अभी प्रोसीजर आप लोग देखेंगे और ये जीन एक्सप्रेस हो जाएगा, एक्सप्रेस होके आपके लिए बहुत सारा प्रोडक्ट भी बना देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इंसुलिन हार्मोन वाला जो जीन है वो ले, इंसुलिन हार्मोन का जीन आप बैक्टीरिया में इनकॉर्पोरेट कर दे, बैक्टीरिया में ये इंसुलिन हार्मोन के कॉपीज़ भी बनना शुरू हो जाएंगे और इंसुलिन हार्मोन भी आपके लिए ये बनाना शुरू कर देगा। सो इस चीज़ का आप लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। It involves the selection and isolation of desired gene, inserting it in suitable vector and transformation of suitable host by recombinant DNA. समझिए कि ये वाले सेंटेंस के अंदर पूरे का पूरा जो लेक्चर हमारा आगे आना है उसको क्या कर दिया है, समराइज कर दिया है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए में टेक्नोलॉजी में हम क्या करते हैं। स्टेप नंबर 1 में हम डिज़ायर्ड जीन को आइसोलेट करते हैं। डिज़ायर्ड जीन वो होगा जिस पे आपका रिसर्च है। फिर आप ऐसा करेंगे कि इस डिज़ायर्ड जीन को किसी वेक्टर के अंदर इनकॉर्पोरेट कर देंगे, इंसर्ट कर देंगे। वेक्टर हम बोलते हैं कैरियर को, जो आपके लिए ये जीन उठा के पिक करके कहीं ले जाएगा, किसी ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया के अंदर ले जाएगा। स्टेप नंबर 3 में ये वाला जो वेक्टर है और उसके पास जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ये किसी होस्ट के बॉडी में क्या कर देंगे, आप इंसर्ट कर देंगे। सो आपने जीन उठाया, एक वेक्टर के अंदर इंसर्ट कर दिया, वेक्टर ने होस्ट सेल के पास पहुंचा दिया, वहाँ पर जाके वो जीन एक्सप्रेस होना शुरू हो जाएगा। डायग्रामेटिकली ये आपके पास बैक्टीरिया है, ये आपने क्या कर दिया, वेक्टर लिया, और ये आपके पास ब्लैक कलर का मैं बोलता हूँ जीन ऑफ इंटरेस्ट है।
जीन ऑफ इंटरेस्ट आपने इस वेक्टर में इनकॉर्पोरेट कर दिया और यही चीज़ आप बैक्टीरिया के अंदर क्या कर देते हैं, इंजेक्ट कर देते हैं। बैक्टीरिया के अंदर क्या होना शुरू हो जाता है, ये वाला जो जीन है ये एक्सप्रेस होना शुरू हो जाता है। इस प्रोसेस को हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बोलते हैं, जो हमने डिटेल में पढ़ना है। अब इस पूरे प्रोसीजर में जो वन लाइन समरी हमने डिस्कस की है, इसमें हमें कुछ कंपोनेंट्स चाहिए, कुछ टूल्स चाहिए, कुछ चीज़ें चाहिए जो कि इस पूरे के पूरे प्रोसीजर को परफॉर्म करने के लिए ज़रूरी होते हैं। कैसे जीन ऑफ इंटरेस्ट आइसोलेट करेंगे, वेक्टर के अंदर इनकॉर्पोरेट करेंगे और फिर उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे। सो हमने वो कंपोनेंट्स डिस्कस करने हैं। फिर सेकंड पार्ट ऑफ दिस लेक्चर में हमने प्रोसेस डिस्कस करना है, मैकेनिज्म डिस्कस करना है। सो कंपोनेंट्स में जो पहला कंपोनेंट हमें चाहिए होगा, द क्लोनिंग ऑफ जीन थ्रू रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी रिक्वायर्स। पहला कंपोनेंट जीन ऑफ इंटरेस्ट आपको चाहिए, ये वो जीन है जिस पे आप रिसर्च कर रहे हैं। आपको दूसरी जो चीज़ चाहिए वो है मॉलिक्यूलर सीजर्स, एंजाइम्स होते हैं। आपको मॉलिक्यूलर कैरियर या वेक्टर चाहिए जो कि आपके लिए इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को कहीं ट्रांसपोर्ट कर देगा। आपको मॉलिक्यूलर ग्लू चाहिए, ये भी एंजाइम है, इसकी मदद से एंजाइम्स बॉन्ड्स बनाते हैं, चीज़ें बॉन्ड बनाते हैं। और आपको एक्सप्रेशन सिस्टम चाहिए। जीन ऑफ इंटरेस्ट आप लेंगे, वो कैसे लेंगे, मॉलिक्यूलर सीजर्स की मदद से उसको कट कर देंगे, फिर उसको वेक्टर के अंदर अटैच कर देंगे। कैसे अटैच करेंगे, आपको मॉलिक्यूलर ग्लू चाहिए होगा, और जब वो जीन ऑफ इंटरेस्ट वेक्टर के साथ अटैच होगा तो एक्सप्रेशन सिस्टम का मतलब होस्ट ऑर्गेनिज्म उसमें इनकॉर्पोरेट कर दे, वहाँ पर वो जाके एक्सप्रेस हो जाएगा। हम इस एक एक पार्ट पे अभी डिस्कशन कर लेते हैं। तो पहले ये डिस्कशन करेंगे कि जीन ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास आता कैसे है, कहाँ से आता है, कौन कौन से तरीक़े हैं जिसकी मदद से हम जीन हासिल करते हैं। The gene of interest is the gene which is used to be cloned. It can be obtained by one of the three possible ways. जीन ऑफ इंटरेस्ट मैंने आप लोगों को बताया कि ये वो वाला जीन है जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जो डिज़ायर्ड है, जिसके आप कॉपीज़ बनाना चाहते हैं या जिसको यूज़ करके आप प्रोडक्ट्स बनाना चाहते हैं। आपके पास तीन डिफरेंट तरीके हैं इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को आइसोलेट करने के लिए। हमने वो 3 मेथड्स पढ़ने हैं। पहला मेथड कौन सा है, डीएनए सिंथेसाइजर मशीन के अंदर हम जीन बना सकते हैं। आर्टिफिशियल जीन सिंथेसिस इज द प्रोसेस ऑफ सिंथेसाइजिंग अ जीन in vitro without template DNA samples with the help of DNA synthesizer machine. जीन ऑफ इंटरेस्ट को आइसोलेट करने का आपके पास एक तरीक़ा यही है कि आप अपने पास डीएनए सिंथेसाइज़र मशीन ले आओ। वो डीएनए सिंथेसाइज़र मशीन को आप कमांड और चीज़ें प्रोवाइड कर दो, वो आपके लिए जीन आर्टिफिशियली क्या कर देगा, सिंथेसाइज कर देगा। इसके लिए आपको कोई टेम्पलेट वगैरह नहीं चाहिए, आपको कोई पहले से, हाँ सिर्फ़ और सिर्फ जीन का सीक्वेंस पता होना चाहिए कि उसमें न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो कौन कौन से होते हैं। चूँकि ये लैब में प्रोसीजर होता है, ग्लासवेयर के अंदर ये प्रोसीजर होता है, तो इसको हम इन विट्रो प्रोसीजर बोलते हैं। इन विट्रो लफ्ज़ बार बार आएगा तो समझे इन लैब या इन ग्लास, बॉडी के अंदर नहीं, बस आर्टिफिशियल आप लैब के अंदर ये प्रोसेस करते जा रहे हैं। सो एक तरीक़ा है जीन ऑफ इंटरेस्ट को आइसोलेट करने का, डीएनए सिंथेसाइज़र मशीन की मदद से बनाना। Gene of interest can also be obtained by synthesizing it from messenger RNA. आपके पास दूसरा एक तरीक़ा है, इसी जीन ऑफ इंटरेस्ट को आप क्या कर सकते हैं, मैसेंजर आरएनए से बना सकते हैं। 1 मिनट के लिए यहाँ ज़रा देखना है। हमने क्या डिस्कस किया है ट्रांसक्रिप्शन में, ये हमारे पास एक डीएनए है। ये जो डीएनए आप लोग देख रहे हैं ना, ये यहाँ पर एक जीन है, इसमें एंजाइम एक्ट कर जाता है और एक्ट करके यहाँ पर एक आरएनए बन जाता है। तो आप लोग देख ले, डीएनए से क्या बन गया है, आरएनए बन गया है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। अब पता है हम क्या करते हैं, हम इस आरएनए को वापस डीएनए में कन्वर्ट कर देते हैं, आरएनए से डीएनए बना देते हैं। तो ऐसे प्रोसेस को जिसमें आरएनए से आप डीएनए बना रहे होते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से आरएनए बनने को ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे, आरएनए से डीएनए के बनने को हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे। इसमें हमें कुछ एंजाइम्स चाहिए होते हैं और उन एंजाइम्स को हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज बोलते हैं। याद रखना है आप लोगों ने
ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। ये आपके पास कहाँ से आते हैं? HIV वायरस से आते हैं, जो कि असल में एक रेट्रो वायरस होता है। तो क्या लिखा है कि जीन ऑफ इंटरेस्ट को आप बना सकते हैं किस चीज़ से? RNA से। इस प्रोसेस में आप क्या करेंगे? सिंथेसिस ऑफ जीन फ्रॉम मैसेंजर RNA इज कैरिड आउट बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम विच इज नेचुरली फाउंड इन रेट्रोवायरसेस। रेट्रोवायरस मीन HIV वायरस में पाया जाता है। हाँ, दिस DNA फॉर्म्ड बाय दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री DNA। जब भी आप क्या करते हैं, RNA से जो DNA बनाते हैं उस DNA को हम cDNA बोलते हैं। ये वाला मैसेंजर RNA है, और मैसेंजर RNA से जो आपने DNA बनाया है ये नॉर्मली सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, और इसको हम क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री DNA बोलेंगे। सो पहला जो कंपोनेंट है जीन ऑफ इंटरेस्ट, उसको आइसोलेट करने का एक तरीका क्या हो गया? DNA सिंथेसाइजर मशीन की मदद से बनाना, और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की मदद से आप इसको क्या करेंगे? सिंथेसाइज कर लेंगे। जो तीसरा तरीका है वो है, in most of the cases the gene of interest is directly cleaved from chromosomal DNA by using molecular scissors called restriction endonucleases enzymes। आपको ये बताया जा रहा है कि जो तीसरा तरीका है उसमें आप क्या करेंगे? ये एक सेल लेंगे, उस सेल के अंदर जो DNA मौजूद होगा वो सारे का सारा बाहर निकाल देंगे, और बाहर निकाल के उसके अंदर एक स्पेसिफिक जीन पे आप क्या करेंगे? कट लगाएंगे। ये वाला आपके पास एक स्पेसिफिक जीन है, तो इस जीन पे आप क्या करेंगे? कट लगाएंगे। अब क्वेश्चन ये है कि ये जीन, इस पूरे जीन से हम कैसे क्लीव करेंगे? कट कैसे लगाएंगे? स्प्लिट कैसे करेंगे? इसके लिए हमारे पास कुछ एंजाइम्स है, और उन एंजाइम्स को हम बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस एंजाइम्स। इन एंजाइम्स को हम मॉलिक्यूलर सिजर्स बोलते हैं। मॉलिक्यूलर सिजर्स का मतलब मॉलिक्यूलर लेवल पे ये एक कैंची है, इन्होंने कट लगा के DNA को आपके लिए क्या करना है? ओपन करना है, स्प्लिट करना है वहाँ से। सो इन मोस्ट ऑफ द केसेस जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम डायरेक्टली वहाँ से स्प्लिट करके DNA के अंदर से निकालते हैं। इसके लिए हमें एक कैंची चाहिए मॉलिक्यूलर लेवल वाली, और उसको हम बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस एंजाइम, जो कि असल में एंजाइम्स है, और DNA पे कट लगाएंगे। अब हमने चूंकि ये डिस्कस किया है कि मॉलिक्यूलर सिजर्स या रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस भी हमें चाहिए, तो हम क्या पढ़ रहे हैं? हम टूल्स पढ़ रहे हैं ना, कि हमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए। तो पहला हमें ये चाहिए, और दूसरा जो कंपोनेंट हमें चाहिए वो यही रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस एंजाइम। तो 2 मिनट में 5 मिनट में इस पे बात करते हैं, और ये मोर दिन से भी ज़्यादा फ़र्ज है, ये पेपर में आएगा। मॉलिक्यूलर सिजर्स क्या होते हैं, कहाँ से आते हैं, कैसे होते हैं, एंड सो ऑन। सो पहला जो पॉइंट यहाँ पर लिखा है कि restriction endonucleases enzymes that cleave the phosphodiester bond of both strands of duplex DNA at specific sequence। लिखा है कि restriction endonucleases enzymes ऐसे enzymes होते हैं जो कि दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में क्या करता है? बॉन्ड को ब्रेक कर रहा होता है। मुझे आप लोग ये बताइए, 2 अमाइनो एसिड के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? पेप्टाइड बॉन्ड होता है। 2 मोनोसैकेराइड्स के बीच में क्या बॉन्ड होता है? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। लेकिन 2 न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? तो आप लोग बोलेंगे कि 2 न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है। अब इन एंजाइम्स का क्या काम होता है? इन फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक करना है। इसको इधर ब्रेक करना है, या बोले इधर ब्रेक करना है। अब इनको ये पॉइंट है कि ये ब्रेक करेंगे तो किधर ब्रेक करेंगे? इनको हमेशा कट लगाने के लिए स्पेसिफिक सीक्वेंसेस चाहिए। हर जगह ये कट नहीं लगाते, हर एक पार्ट को ये स्प्लिट नहीं करते। सो यू नीड टू रिमेंबर दैट दीज restriction endonucleases enzymes are called molecular scissors. They are responsible for breaking phosphodiester bond between these 2 nucleotides. And next idea you need to remember, they are highly specific in their working. They act only in specific part of the DNA. ये हर जगह कट नहीं लगाते, स्पेसिफिक पार्ट्स पे ये क्या कर रहे होते हैं? कट लगा रहे होते हैं। हमारे पास ये कहाँ से आ गए ये वाले एंजाइम्स? सो इन 1970 द फर्स्ट restriction enzyme was isolated. Many different restriction endonucleases have been isolated so far.
इस सेंटेंस के अंदर आंसर नहीं दिया गया, वैसे बैक्टीरिया से आते हैं, आगे बताएंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये बताया जा रहा है कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम्स कब हमारे पास डिस्कवर हो गए हैं या हमारे पास कब आए हैं। तो 1970 में हमने इसको सबसे पहले डिस्कवर किया है। नेचुरली restriction enzymes are found in bacteria where they appear to serve as host defense role because they chop up and inactivate the DNA of infecting virus। यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है कि ये जो एंजाइम्स है हमारे पास ये आते हैं बैक्टीरिया से, हम इसको आइसोलेट करते हैं बैक्टीरिया से। अब बैक्टीरिया में ये एंजाइम्स क्या करते हैं, वहाँ पर ये क्यों मौजूद होते हैं? बैक्टीरिया में ये इस वजह से मौजूद होते हैं क्योंकि फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने पढ़ा है कि बैक्टीरिया के लिए सबसे जो बड़ा ख़तरा है वो बैक्टीरियोफेज वायरस है। बैक्टीरियोफेज वायरस जब आता है तो वो अपना डीएनए बैक्टीरिया में इंजेक्ट कर देता है और वो वहाँ पर पूरे के पूरे बैक्टीरिया को डैमेज करता है। सो इन बैक्टीरियोफेज वायरसेस से बचने के लिए, वायरस के डीएनए से बचने के लिए ये इनका एक डिफेंस है, ये इन बैक्टीरिया के अंदर एक डिफेंस है। जैसे ही वायरस का डीएनए आएगा ना, तो ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है ये वायरस डीएनए को टुकड़े टुकड़े कर देंगे, इनएक्टिवेट कर देंगे। तो जब ये इनएक्टिवेट हो जाएगा, रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, तो हम बोलेंगे कि बैक्टीरिया बच जाएगा और वायरस का डीएनए क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। जब वायरस का डीएनए ख़त्म हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि ये बैक्टीरिया के डिफेंस का हिस्सा हो गया। अब यहाँ पर आंसर तो नहीं किया, लेकिन ज़रूरी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाउ दिस बैक्टीरिया प्रोटेक्ट इट्ससेल्फ फ्रॉम इट्स ओन एंजाइम, ये अपने आप को कैसे बचाता है। ये तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम है, तो इनको कौन बताता है कि इस वायरस के डीएनए को ब्रेक करना है, लेकिन बैक्टीरिया के अपने डीएनए को कुछ नहीं बोलना। इस चीज़ का आंसर आप लोग ढूंढ के निकाले और मुझे बताए कि बैक्टीरिया अपने आप को अपने ही एंजाइम से कैसे बचाता है। Each restriction enzyme cleaves DNA at specific sequence of DNA called recognition site और restriction site। मैंने जिस तरह बोला ना कि ये एंजाइम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड या दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, लेकिन स्पेसिफिक सीक्वेंसेस पे ब्रेक करते हैं, और उन स्पेसिफिक सीक्वेंसेस को हम रिकग्निशन साइट बोलते हैं, या आप लोग बोलेंगे उनको हम रिस्ट्रिक्शन साइट बोलते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि रिस्ट्रिक्शन साइट क्या होता है या रिकग्निशन साइट क्या होता है, तो आपने उनको बताना है कि ये डीएनए के अंदर वो सीक्वेंस है जहाँ पर डीएनए एक्ट करके उसको क्या कर रहा होता है, कट कर रहा होता है। These sites are called palindromic sequences, या these sites have palindromic sequences। ये जो रिकग्निशन साइट है, ये जो रिस्ट्रिक्शन साइट है जहाँ पर ये एंजाइम एक्ट करता है, उसको हम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बोलते हैं। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस में रीड करके समझाता हूँ, लेकिन उसको समझने से पहले ये समझे। ये एक लफ्ज़ आप लोग देख रहे हैं MADEM, बहुत सारे अल्फाज है। अगर आप लोग इस डायरेक्शन से इसको रीड करेंगे MADM तो ये भी सेम होगा, और अगर इस डायरेक्शन से इसको रीड कर देंगे तो भी ये सेम होगा, MADAM ये वाला बन जाएगा। ऐसे सीक्वेंस को जो कि बोथ डायरेक्शंस में क्या हो रहा होता है, सेम रीड हो रहा होता है, इसको हम बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। यही पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस जब आप डीएनए में डिफाइन करते हैं तो आप लोग बोलेंगे कि ऊपर वाले स्ट्रैंड पे और नीचे वाले स्ट्रैंड पे अगर दोनों साइड से सेम रीड हो रहा हो तो उसको हम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बोलेंगे। लिखा भी है, अ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस इज अ 4 to 8 बेस पेयर इन डीएनए in which nucleotides are arranged symmetrically in reverse order। रिवर्स ऑर्डर का मतलब कि यहाँ से यहाँ उसको पढ़ ले, यहाँ से यहाँ उसको पढ़ ले, वो सेम अंदाज में क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। हाँ, न्यूक्लियोटाइड्स इसमें कितने होंगे, 4 to 8। सो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस अगर इनके हिसाब से कोई पूछता है कि ये क्या है, आप बोलेंगे ये न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है। कहाँ है, डीएनए के अंदर है। कितने न्यूक्लियोटाइड से बना है, 4 से 8 तक बना है। और ये अरेंज कैसे होता है, इसको जब हम रीड करते हैं तो दोनों डायरेक्शन से सेम रीड होता है। अब भी मैं आप लोगों को आइडिया दूंगा। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स ईदर मेक स्टैगर कट और ब्लंट कट। ये अब डिफरेंट बात बता रहे हैं कि ये एंजाइम डीएनए को कट तो करते हैं, लेकिन कैसे कट करते हैं। तो आप लोग बोलेंगे कि इनका जो कट करने का तरीक़ा होता है वो डिफरेंट होता है, वो एक दूसरे से अलग अलग होता है।
या तो ये स्टैगर्ड कट कर रहे होते हैं और या ये ब्लंट कट कर रहे होते हैं, या तो ये स्टिकी एंड्स बना रहे होते हैं या ब्लंट एंड्स बना रहे होते हैं। अब हमने ये देखना है कि जब ये डीएनए को कट करते हैं तो स्टैगर्ड और ब्लंट कट क्या होता है। लिखा है कि अ स्टैगर्ड कट इज वन in which the resulting duplex fragments show single-stranded projecting ends called sticky ends। मैं आइडिया अभी डायग्राम में दूंगा यहाँ पर ताकि हमें टाइम की बचत हो, तो फिलहाल के लिए इसको आप लोग ना समझें, 2 मिनट बाद समझ आ जाएगी। While in blunt cut the resulting duplex fragment do not show such sticky ends। ये आप लोगों को एक डायग्राम नज़र आ रहा है, पेपर में नज़र आएगा। आप लोग देखिए ये एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। पहली बात तो आप लोग ये देख ले, इसको इस डायरेक्शन से और इस डायरेक्शन में पढ़ ले तो ये क्या है, जी जी सी सी, ऐसे हो गया ना। नीचे से पढ़ ले जी जी सी सी। इसी के साथ ये वाला इस डायरेक्शन की तरफ पढ़ ले, चलो, और इसी के साथ साथ आप लोग इस डायरेक्शन से इसको पढ़ ले, जी ए ए टी टी सी, जी ए ए टी टी सी। मुझे ये बताओ कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड जब हम इसको रीड करते हैं रिवर्स डायरेक्शन में सेम रीड होता है, यानी इसी को बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। ये क्या होगा, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होगा। अब एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि ये वाला जो एंजाइम है हेमोफाइलस इन्फ्लुएंजा 3 जो एंजाइम है ये कौन से कट लगाता है। तो देखना एंजाइम यहाँ पर आ गया, इधर कट लगा दिया, इधर कट लगा दिया। जब यहाँ पर एंजाइम कट हो गया ना तो आप लोग देख लीजिए ये प्रोडक्ट बन गया, डीएनए के टुकड़ा बन गया, ये वाला टुकड़ा और ये वाला फ्रेगमेंट। ये जो फ्रेगमेंट आपको नज़र आ रहा है और ये फ्रेगमेंट, इनके दोनों एंड्स बराबर बराबर है। ये वाला जो फ्रेगमेंट है और ये वाला जो फ्रेगमेंट, इनके दोनों एंड्स बराबर बराबर है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे ब्लंट कट हम बोलेंगे, या बोले हम इसको ब्लंट एंड्स बोलते हैं। सो हेमोफाइलस इन्फ्लुएंजा 3 आप लोग बोले कि ये एंजाइम ब्लंट कट बना रहा होता है। लेकिन अगर आप लोग इस एंजाइम को देखेंगे तो इन्होंने यहाँ कट लगाया है और यहाँ पर कट लगाया है, तो फ्रेगमेंट यहाँ कट होगा और यहाँ कट होगा। तो ये देखना ये वाला लार्ज पार्ट बन गया है और ये इसका स्मॉल बन गया है, इसका ये वाला हिस्सा लार्ज बन गया है और ये वाला स्मॉल, दोनों के दोनों अनइक्वल बन गए हैं। चूंकि दोनों के दोनों अनइक्वल बन गए हैं तो इस वाले को हम बोलते हैं स्टिकी एंड्स। तो अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है कि इको और वन कट कैसे लगाता है तो आप बोलेंगे कि ये स्टिकी एंड्स बनाता है। इको और वन का रिस्ट्रिक्शन साइट कौन सा है, GAA-TTC। हेमोफाइलस इन्फ्लुएंजा 3 का जो क्या नाम है इसका रिस्ट्रिक्शन साइट कौन सा होता है, GGCC। ठीक है, सो ये बातें ज़रूरी है। ये हम किस चीज़ के बारे में कर रहे थे, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में। तो मेरे ख्याल में अभी स्टिकी एंड्स और इसके साथ साथ जो ब्लंट एंड्स है उसकी आप लोगों को समझ आ गई होगी। साथ में मैंने एंजाइम के बारे में भी आप लोगों को बताया है कि इसका ये डायग्राम मोर देन इम्पॉर्टेंट है, इसका आप लोग ख्याल रखेंगे। ओके, अब हमने क्या किया है, हमारा टॉपिक ये था कि जीन ऑफ इंटरेस्ट को आइसोलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, ये वाले एंजाइम्स यूज़ करते हैं। तो जीन ऑफ इंटरेस्ट आइसोलेट हो गया, मैं आखिर में डायग्राम इसका दिखाऊंगा। जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आइसोलेट हो गया है। यही जीन ऑफ इंटरेस्ट हमने अब क्या करना है, हमने अब इसको किसी मॉलिक्यूलर कैरियर या वेक्टर के साथ अटैच करना है। ये जीन ऑफ इंटरेस्ट में आइसोलेट कर दिया है, देख लो निकल आया है। अब इसको बोलना है कि आप अपनी कॉपीज़ बना लो, लेकिन ये तो अपने कॉपीज़ नहीं बना सकता। तो हम ऐसा करते हैं, इसको किसी और चीज़ के साथ अटैच कर देते हैं और उस चीज़ को बोलते हैं आप जाके अपने कॉपीज़ बना लो। जब वो अपने कॉपीज़ बनाएगा तो ये जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है इसकी भी कॉपीज़ बन जाएंगे। सो इस चीज़ को जो कि ये जीन ऑफ इंटरेस्ट हमारे लिए कहीं ले जाएगा और वहाँ कॉपीज़ बनाएगा, इसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर कैरियर, या इसको हम बोलते हैं वेक्टर कैरियर को बोलते हैं। या मॉलिक्यूलर व्हीकल हो गया या मॉलिक्यूलर कैरियर हो गया या बोले मॉलिक्यूलर वेक्टर हो गया, एक ही बात है। वेक्टर are another major component required to make a recombinant DNA molecule for gene cloning। हम 2 डिस्कस कर चुके हैं कंपोनेंट, ये हमारा तीसरा कंपोनेंट है, ये भी ज़रूरी है, इसकी मदद से हम जीन क्लोन करते हैं। वेक्टर्स acts as vehicle for carrying
फॉरेन डीएनए इनटू द होस्ट सेल फॉर मल्टीप्लिकेशन। मैंने आप लोगों को अभी आइडिया दिया है कि जीन ऑफ इंटरेस्ट इधर से निकाल देंगे, ये जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर हम इस वेक्टर के अंदर इनकॉर्पोरेट कर देंगे, और जब इनकॉर्पोरेट करेंगे तो ये हमारे लिए उसको वहाँ पर कैरी कर देगा। सो ये व्हीकल है, ये होस्ट सेल के अंदर डीएनए को पहुँचाता है और वहाँ पर जाके वो अपने कॉपीज़ बनाएगा। Usually, small circular DNA molecule of bacterial origin are used as cloning vector। लिखा है कि अक्सर आप वेक्टर कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी मीन बहुत सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी नहीं बहुत सारी चीज़ें, लेकिन कॉमनली जो हम वेक्टर यूज़ करते हैं वो हम बैक्टीरिया से आइसोलेट करते हैं, और उस बैक्टीरिया वाले वेक्टर को हम बोलते हैं प्लाज्मिड, जो कि हमेशा क्या होता है, सर्कुलर डीएनए होता है। फर्स्ट ईयर में पढ़ा है आप लोगों ने कि प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है जो बैक्टीरिया में मौजूद होता है, और ये इस केस में वेक्टर के तौर पर एक्ट करता है। हाँ, जब भी आप वेक्टर चूज़ करते हैं, आपके पास तो ऑप्शंस बहुत सारे हैं, लेकिन जब भी आप वेक्टर चूज़ करते हैं तो आपको कुछ चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। A DNA molecule should possess the following essential characteristic to act as a cloning vector। जब भी आप वेक्टर चूज़ करते हैं ना, अभी एक लिस्ट में बनाऊंगा, तो आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर ये कैरेक्टरिस्टिक हो तो ठीक है, नहीं तो आप नहीं यूज़ कर सकते। पहला, हर वेक्टर के अंदर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन मीन कि ये वेक्टर आप ले रहे हैं, अगर ये अपनी कॉपीज़ नहीं बना सकता तो फिर इसका क्या फ़ायदा। आप तो जीन ऑफ इंटरेस्ट की कॉपीज़ बनाना चाहते हैं ना, तो इसका आप कॉपीज़ ये अगर इन केस बना सकता है तो ठीक है, नहीं तो फिर इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। दूसरा, इसके अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होना चाहिए। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन आप लोग याद रखेंगे, ये बहुत ज़रूरी है। इसकी मदद से अभी थोड़ी देर बाद हम आइडेंटिफिकेशन करेंगे। अगर वेक्टर के अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन ना हो तो प्रोसेस हो तो जाएगा, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कि हो रहा है या नहीं, तो आइडेंटिफिकेशन के लिए ज़रूरी है। और इसमें रिस्ट्रिक्शन साइट होने चाहिए। इसके अंदर रिस्ट्रिक्शन साइट होगा, ये देख लो, ये तो सर्कुलर है, तो इसको आप कट करके ओपन कर देंगे और जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर आके अटैच करेंगे। अगर रिस्ट्रिक्शन साइट नहीं है तो फिर इसको ओपन कैसे करेंगे। सो ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेक्टर है। ये पेपर में अगर इन केस आता है तो आप लोगों ने डिस्कस करना है, इसको आप लोगों ने नोट करना है। एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं वेक्टर्स के, तो ये तो आप लोगों ने रट्टा लगाना है, मैंने मीनिंग्स नहीं बताने। एक प्लाज्मिड है जो ऊपर लिखा बीता, लैम्ब्डा फेज है, कॉस्मिड है, यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम है, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप वेक्टर के तौर पर यूज़ करते हैं। ओके, अब हमारे पास जीन ऑफ इंटरेस्ट आ गया और मैं बोलता हूँ कि हमने इसको वेक्टर के अंदर क्या कर दिया, इनकॉर्पोरेट कर दिया। ठीक है, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये वैसी हवा में बातें हैं, मैं डायग्राम एंड पे दिखाऊंगा एक ही पेज पे, सही है। हम क्या करेंगे, ये देखना, ये आपके पास वेक्टर है ब्लैक कलर का, और उसके साथ जीन ऑफ इंटरेस्ट मैंने देख ले रेड कलर का अटैच किया है। क्वेश्चन ये है, ये मैंने अटैच कैसे किया, इन दोनों के बीच में बॉन्ड किसने बना दिया है। सो हमें एक फोर्थ कंपोनेंट चाहिए, ये 3 था, हमें एक फोर्थ कंपोनेंट चाहिए और उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर ग्लू, या आप बोले डीएनए लाइगेज। सो डीएनए लाइगेज देखते हैं कि ये क्या करता है। This enzyme is responsible for the formation of phosphodiester linkage between 2 adjacent nucleotides and thus joins 2 double-stranded fragments. Therefore, it is called molecular glue. आप लोग क्या पढ़ रहे थे वहाँ पर पिछले वाले केस में, मॉलिक्यूलर सीजर्स क्या करते हैं, वो डीएनए को इधर भी कट कर देंगे, इधर भी कट कर देंगे, तो डीएनए के 2 फ्रेगमेंट्स बन जाएंगे, अलग अलग फ्रेगमेंट्स बन जाएंगे। लेकिन डीएनए लाइगेज उल्टा केस है, ये आपके पास 2 डीएनए के जो अलग अलग फ्रेगमेंट्स होते हैं उन दोनों के बीच में ये बॉन्ड बना देंगे और बॉन्ड बना के इसको क्या कर देंगे, कंबाइन कर देंगे। सो ये क्या करता है, वो वाला फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ब्रेक करता है और ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाता है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तभी उसको आप लोगों ने मॉलिक्यूलर सिजर नाम दिया था, कैंची, और ये ग्लू है, ये चीज़ों को क्या करता है, अटैच कर रहा होता है। In recombinant DNA experiments, DNA ligase is used to join 2 different fragments, plasmid, vector and foreign DNA, or that are annealed by the sticky ends. लिखा है कि recombinant DNA टेक्नोलॉजी में इसका क्या फ़ायदा है, तो आप क्या करते हैं,
आप ऐसा करते हैं कि प्लाज्मिड उठाते हैं या वेक्टर जिसको आप लोग बोलते हैं, ये दोनों उठाते हैं, और फॉरन कोई जीन होगा जिस पे आपका रिसर्च है, जीन ऑफ इंटरेस्ट, वो दोनों एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, अटैच करते हैं। इन दोनों के स्टिकी एंड्स होंगे तो ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे, खुद ब खुद अटैच हो जाएंगे। एनील्ड का मतलब ये एक दूसरे के साथ अटैच होंगे। ओके, हमारे पास क्या बन गया है, ये प्लाज्मिड है और प्लाज्मिड के साथ ये हमने अटैच कर दिया है जीन ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, प्लाज्मिड और जीन ऑफ इंटरेस्ट दोनों जो आप लोग देख रहे हैं, ये जब मैंने कंबाइन कर दिए ना, मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि दिस वन इज़ प्लाज्मिड और दिस वन इज़ जीन ऑफ इंटरेस्ट। ये दोनों मैंने कंबाइन कर दिया। जब ये दोनों इकट्ठे हो जाए तो इसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। स्टार्ट में मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि इसको हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोलते हैं। अब जीन ऑफ इंटरेस्ट इनकॉर्पोरेट तो हो गया, लेकिन मुझे इसके अब कॉपीज़ बनाने हैं। कॉपीज़ कहाँ बनेंगे? इनके कॉपीज़ बनाने के लिए हमें इनको कहीं ना कहीं इंसर्ट करना पड़ेगा। ये जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, इसके कॉपीज़ बनाने हैं बहुत सारे। किधर ये जाके बनाएगा? हमें चाहिए एक एक्सप्रेशन सिस्टम, हमें चाहिए एक ऑर्गेनिज्म जहाँ ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए जाए और वहाँ पर एक्सप्रेस हो जाए। तो एक्सप्रेशन सिस्टम पढ़ते हैं, ये नेक्स्ट कंपोनेंट है। A suitable organism that can act as a host for recombinant DNA vector to express is called expression system. एक्सप्रेशन सिस्टम एक ऑर्गेनिज्म है, ये प्लांट भी हो सकता है, ये बैक्टीरिया भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। सो आप लोग बोलेंगे कि ये वो ऑर्गेनिज्म है जहाँ भी ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए जाएगा और वहाँ पर जाके अपना प्रोडक्ट बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। Therefore, the selection of suitable expression system always depends upon the type of vector which is being used while making recombinant DNA. अब मैंने बोला कि आप तो प्लांट भी यूज़ कर सकते हैं, आप यहाँ पर एक बैक्टीरिया भी यूज़ कर सकते हैं, आप यीस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, चूँकि कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि आप यूज़ कौन सा करेंगे। तो इसके लिए आपको देखना पड़ता है कि आपने वेक्टर कौन सा यूज़ किया है। प्लाज्मिड अगर आपने यूज़ किया है तो फिर बेहतरीन आपके साथ जो ऑप्शन होगा वो बैक्टीरिया होगा। एक्सप्रेशन सिस्टम आपके पास क्या होगा? बैक्टीरिया होगा, होस्ट ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया होगा। सिर्फ ये नहीं कि आपने वेक्टर कौन सा यूज़ किया है, एक दो चीज़ें और भी ज़रूरी है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन आइडियल एक्सप्रेशन सिस्टम इज इट्स शॉर्ट जनरेशन टाइम एंड सिंप्लिसिटी ऑफ इट्स जेनेटिक सिस्टम। आप अगर इनके इस प्लांट पे रिसर्च कर रहे हैं तो प्लांट के ग्रोथ में तो बहुत सारा टाइम लगेगा और हमें फिर इतना टाइम वेट करना पड़ेगा। अगर इतना टाइम हम नहीं वेट कर सकते तो हम देखते हैं कि शॉर्ट जनरेशन टाइम होगा तो बैक्टीरिया जल्दी जल्दी ग्रो करके हमें रिजल्ट देगा और उनका जो जीनोम है वो सिंपल हो ताकि हमें बहुत सारे कॉम्प्लेक्सिटीज से नहीं गुजरना पड़े। इस वजह से बैक्टीरियल एक्सप्रेशन सिस्टम जो है वो आइडियल होता है। इस वजह से हम अक्सर क्या यूज़ कर रहे होते हैं? बैक्टीरिया ही यूज़ कर रहे होते हैं। वो ईज़िली क्या होता है, वो उसके अंदर जल्दी जल्दी कॉपीज़ बनते हैं और हम उसका प्रोडक्ट जो है वो आइसोलेट कर रहे होते हैं। सो अगर इनकी इस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सप्रेशन सिस्टम आता है तो आप लोग ये दो लाइंस के अंदर से जो है वो आंसर निकालेंगे कि क्यों हम बैक्टीरिया यूज़ कर रहे हैं। अब ये तो सारी बातें जो आप लोगों ने डिस्कस की है ये कंपोनेंट्स थे। कंपोनेंट्स का मतलब कि हमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए इस पूरे प्रोसेस से गुजरने के लिए। सो हमें मॉलिक्यूलर ग्लू चाहिए, एक्सप्रेशन सिस्टम चाहिए, हमें रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स चाहिए, जीन ऑफ इंटरेस्ट चाहिए। ये सारी की सारी चीज़ें अब हमारे पास आ गई है। हमने अभी इसके कॉपीज़ बनाने हैं। बनाने कैसे है वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में समझा देता हूँ। बाकी आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर ले। नेक्स्ट में हमने इसी का मैकेनिज़्म पढ़ना है। सो आप लोगों ने मेरी ऑनलाइन क्लासेस लेनी है तो वो भी आप लोग ज्वाइन कर ले और इसी के साथ साथ जो है वो वर्कशीट्स वगैरह सॉल्व करने हैं तो वो भी आप लोग इसी टॉपिक के हवाले से मैं कुछ कुछ सैम्पल्स आप लोगों को दिखा दूंगा। सो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आप लोग देखेंगे। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।